जय हिंद टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ज्योग्राफी के लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। नोट्स वगैरह भी साथ ही साथ में बनाते जा रहे होंगे, है ना? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी के बारे में आप लोगों की डेवलप हो रही होगी। तो भाई, आज हमारा जो है, हम आज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का लास्ट सेगमेंट करने वाले हैं। ठीक है, कोल एंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम वगैरह। तो इसमें हमें ये समझना है सबसे पहले कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका पिछली बार ही आया था कि भाई कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारा कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल जो गैस है वो आ जाती है, और इवन इलेक्ट्रिसिटी भी भाई हमारी कन्वेंशनल में आ जाती है। ठीक है, दूसरा आ जाता भाई हमारे नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में भाई हमारे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एनर्जी आ जाती है, जो आपकी इजिली डिप्लीट नहीं हो सकती है ना। ये आपकी इजिली डिप्लीट नहीं होंगी, इतनी आसानी से डिप्लीट नहीं होंगी, कम से कम हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं होंगी। लेकिन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये काफी तेजी से डिप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ इनको हम दो और कैटेगरीज में रखते हैं भाई। एक होती है भाई हमारी नॉन कमर्शियल, सॉरी, कमर्शियल हो जाती है ना, जिसको हम मार्केट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो भाई कमर्शियल में भाई हमारी आ जाती है अगेन कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब आपकी बेची जाती है। जबकि अगर हम नॉन कमर्शियल की बात करें तो इसमें भाई हमारे जो घरेलू यूज में आ जाता है, गाँव में फ्यूल वुड आ जाता है, चारकोल आ जाता है जो गांव में यूज किया जाता है, काऊ डंग होता है जो उपले बनाए जाते हैं, एनिमल वेस्ट होता है उसका हम बायोगैस बनाते हैं, एनिमल पावर होता है। ये सब आपका नॉन कमर्शियल की कैटेगरी में आता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल की। क्या है? कोल यानी कि कोयला। तो जैसे आयरन के ग्रेड थे भाई अलग अलग, उसी तरीके से आपके कोल के भी अलग अलग ग्रेड्स। सबसे पहले कोल का जो ग्रेड आता है उसको हम बोलते हैं पीट। बेसिकली ये आपकी होती है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें जिसमें हमारी जो लकड़ी है वो क्या कर रही है, वो आपकी कोल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके अंदर 40% कार्बन से भी कम कंटेंट जो कार्बन का है वो पाया जाता है। काफी ज्यादा वॉलेटाइल मैटर होता है और बहुत ज्यादा इसके अंदर में मॉइस्चर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, मॉइस्चर जब इसके पास होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा धुआं देता है और ढंग से जलता भी नहीं है। ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है ना, इसको आप अगर हाथ में पकड़ के दबा दोगे तो ये आपका बिखर जाएगा, मिट्टी की तरह ये आपका बिखर जाएगा, कॉम्पैक्ट नहीं होता है। और इसको आप ब्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कोयले की जो ब्रिक्स होती है उसमें इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और नॉर्मली ये क्या करता है, नॉर्मली ये लकड़ी की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि आपको हीट जो है वो कम देगा, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या करेगा, ये स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा, और बहुत ज्यादा ऐश यानी कि राख भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। पीट आपका सबसे लोएस्ट और इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल नाम से भी जाना जाता है इसके कलर की वजह से। ये भी हमारा लोअर ग्रेड वाले में आ जाता है भाई, ये भी लोअर ग्रेड वाली कैटेगरी में आता है। इसके अंदर में कार्बन कंटेंट होता है 40 to 60%। ठीक है, इसका कलर जो है भाई आपको डार्क से लेके ब्लैक ब्राउन तक देखने को मिलेगा। अब लिग्नाइट जो है ये पीट से थोड़ा सा सुपीरियर रहता है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा पीट है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, मतलब कि ये धरती के अंदर काफी अंदर दबा हुआ है, काफी प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर में, काफी हीट लग रही है। तो धीरे धीरे का कई सारे साल गुजर जाते हैं, उन सालों में क्या होता है कि आपका जो पीट है वही धीरे धीरे जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी भाई मॉइस्चर परसेंट काफी हाई होता है, तकरीबन 35% जो रहता है इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो ये भी बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट करता है और हीट आपकी कम प्रोड्यूस करता है। ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के नेवेली में, राजस्थान के पालना, असम के लखीमपुर, मेघालय के जैंतिया हिल्स, नागालैंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। इसके साथ साथ गुजरात और केरल में भी इसकी कुछ आपकी पॉकेट्स पाई जाती है। थर्ड आता भाई हमारा बाइट्यूमिनस। जब कोल हमारा बहुत नीचे 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 चला जाता है तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है, वो भाई बाहर निकल जाता है ना।
तो आपका बाइट्यूमिनस जो कोल है ये सबसे कॉमन कैटेगरी का कोल है। सबसे कॉमन कोल भाई हमारा बाइट्यूमिनस होता है। इसके अंदर में आपको कार्बन के कंटेंट की रेंज बहुत वाइड मिलेगी, यानी कि 60 से लेके 80% तक इसके अंदर होता है कार्बन। काफी डेंस होता है, काफी कॉम्पैक्ट होता है ना, ये ढेले की तरह होता है, काफी टाइट होता है, इजिली नहीं टूटेगा ये। और इसका कलर यूजुअली आपको जो है वो ब्लैक देखने को मिलेगा। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, प्लस इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। ये काफी नीचे दबा होता है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा टेम्परेचर लगता है, काफी ज्यादा प्रेशर लगता है ना। और जब इसको जलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को कहते हैं बाइटुमिन। बाइटुमिन नाम का लिक्विड इसको जलाने पे निकलता है, उसकी वजह से ही इसको जो नाम है वो दिया जाता है बाइट्यूमिनस। ठीक है, तो बाइट्यूमिनस कोल जो है ये आपका सिर्फ स्टीम जनरेशन के लिए ही नहीं यूज किया जाता, बल्कि हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और कोक के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। कोक यानी कि कोका कोला नहीं, कोक यानी कि कोकिंग कोल। कोकिंग कोल के प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है अपनी हाई क्वालिटी की वजह से। फिर भाई सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है, दैट इज अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया, बाइट्यूमिनस में एक दो पॉइंट भूल गया। वो ये कि कुकिंग कोल जो आपका होता है ये आपका कब प्रोड्यूस होता है, ये आपका तब प्रोड्यूस होता है जब आप कोल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे, है ना। जब आप बाइट्यूमिनस कोल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे तब हमारा कुकिंग कोल जो है वो प्रोड्यूस होके आता है, और वो वॉलेटाइल गैसेस भाई निकाल देता है। इसको जनरली आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके जो कंसंट्रेशन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद एंथ्रासाइट आता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कि सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो कोल है। इसके अंदर 80 to 90% आपको कार्बन देखने को मिलेगा। फिर लो वोलेटाइल मैटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर इसका नेग्लिजिबल रहता है, ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब ये जलने पे क्या करता है, ये जलने पे शॉर्ट ब्लू फ्लेम देता है, हल्की सी नीली कलर की फ्लेम निकलेगी। और ये सारे कोल्स में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, टफ होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जेट ब्लैक इसका कलर है, और इसमें आपको एक सेमी मेटेलिक लस्चर देखने को मिलेगा, यानी कि चमक देखने को मिल रही है ना। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और इसकी हीटिंग वैल्यू जो है वो सारी कोल की वैरायटी में सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि भाई कोल के बेसिकली रिजर्व्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है इनके पास में कोल रिजर्व भी सबसे ज्यादा है, और कोल का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करते हैं, यानी कि 29%। ठीक है, इनका जो ज्यादातर कोल है वो गोंडवाना पीरियड को बिलोंग करता है। आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, पलामू, यहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। औरंगाबाद, बोकारो, डाल्टनगंज, धनबाद, गिरिडीह, उधर, झरिया, कानपुर और रामगढ़ में आपकी कोल के माइनिंग सेंटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे झरिया कोल फील्ड को। सारी कोल लाइन जो आपकी झारखंड में है, इसमें झरिया जो है ये सबसे बड़ी है। ठीक है, कहाँ पर है भाई, ये रही झरिया कोल फील्ड जो है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग माइन है, जो तकरीबन आपका 460 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अंदर में बाइट्यूमिनस जो कोल है वो पाया जाता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो बाइट्यूमिनस पाया जाता है। और तकरीबन हमारे देश का जो कोकिंग कोल है उसका 90% जो है वो आपका झरिया जो है माइन से ही जाता है। ठीक है, इसका जो कोल है वो जनरली आपका आयरन और स्टील प्लांट जो आपके आसनसोल में है, ठीक है, बोकारो में है, दुर्गापुर में है, और उसके साथ साथ जमशेदपुर में है। यहां पर इनका कोल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बोकारो कोलफील्ड। बोकारो जो कोलफील्ड है भाई ये आपकी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, बोकारो आपकी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये तकरीबन झरिया से भाई 32 किलोमीटर आपके वेस्ट की तरफ है। इसका जो कोल है वो आपका स्टील प्लांट ऑफ बोकारो में भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट आती है गिरिडीह या फिर कराहाबारी। तो भाई जो गिरिडीह है हमारी बेसिकली इसका, ये भी भाई हमारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ बाइट्यूमिनस कोल जो है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, उसको प्रोड्यूस करता है। यहाँ का जो कोल है वो भी आपका जाता है बोकारो
और बोकारो के साथ साथ जमशेदपुर स्टील प्लांट्स। फिर नेक्स्ट आएगा भाई करणपुर कोलफील्ड। करणपुर कोलफील्ड आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदन करणपुर और सदन करण। ठीक है, ये आपकी बोकारो से तकरीबन 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। यहाँ का लेकिन जो कोल है वो आपका नॉन कोकिंग कैटेगरी में आता है। फिर आता है रामगढ़। तो भाई रामगढ़ जो है आपका ये बोकारो से साउथ की तरफ है। ये आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्ट्रेच्ड है। रामगढ़ कोलफील्ड सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है बोकारो से। ठीक है, बोकारो कोलफील्ड से जो रामगढ़ का कोल है ये आपका थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है। इसकी क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है, यानी कि इसके कोल के अंदर में ऐश की हाई प्रोपोर्शंस देखने को मिलेगा, तकरीबन 30%। और कार्बन परसेंट इनके कितना रहता है, कार्बन कंटेंट रहता है 35% के आसपास। फिर नेक्स्ट आ जाती है भाई हमारी खुद्दार। खुद्दार कोलफील्ड आपकी 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। इसके जो सीम्स हैं, इसके जो मतलब कि कोयले की जो पैड्स हैं वो काफी थिन है ना। और इसका जो कोल है, इसका कोल भी हमारा इंफीरियर क्वालिटी का है। यहाँ पर 50% कार्बन कंटेंट मिलता है, 30% वोलेटाइल मैटर और 20% एश पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डाल्टनगंज। डाल्टनगंज आपका 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कोल फील्ड आपकी पलामू डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ठीक है, अब इनका जो कोल है वो आपका सेमी एंथ्रासाइट की कैटेगरी में आता है, सेमी एंथ्रासाइट और उसके साथ साथ नॉन कुकिंग की कैटेगरी में आता है। और थोड़ा सा ये इंफीरियर क्वालिटी का आ जाता है, जनरली इसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है देवगढ़ कोलफील्ड्स। तो भाई देवगढ़ कोलफील्ड जो है ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का जो कोल है वो भी इंफीरियर क्वालिटी का है, तकरीबन 40% कार्बन पाया जाता है, 25% वोलेटाइल मैटर और 35% जो है वो ऐश का कंटेंट पाया जाता है। इनको जनरली आपका मिट्टी की भट्टियों में, जो आपकी भट्टियां होती है ना जिसमें आपकी ईंटें वगैरह बनती हैं, उनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है भाई हमारा, है ना, इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स, यानी कि 24% कोल रिजर्व्स है इनके पास। और प्रोड्यूसर के टर्म में देखा जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तकरीबन 15% जो है ये कोल प्रोड्यूस करते हैं। इनके मेजोरिटी डिपॉजिट्स आपको कहाँ मिलेंगे, धेन केनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़। संबलपुर में, सुंदरगढ़ में और भाई धेन केनाल। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले तलचर। ठीक है, तलचर कोलफील्ड आती है आपकी। तो ये जो तलचर कोलफील्ड है ये आपकी धेन केनाल और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों में एक्सटेंडेड है। ठीक है, तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है इसके पास में, लेकिन इनका जो कोल है वो है लोअर ग्रेड का। लोअर ग्रेड का कोल है, यानी कि 35% के अराउंड कार्बन कंटेंट आता है, 40% वोलेटाइल मैटर आता है और 25% इनके अंदर में ऐश का कंटेंट आता है। ठीक है, ये जनरली आपका थर्मल पावर प्लांट जो है उनमें यूज किया जाता है, और जो फर्टिलाइजर प्लांट्स है कल्चर के, वहां पे इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पास में थर्ड लार्जेस्ट कोल के रिजर्व है, तकरीबन 17%, है ना, आफ्टर झारखंड एंड उड़ीसा। लेकिन प्रोडक्शन में ये भाई हमारा सबसे नंबर 1 पर आता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के पास में 8% टोटल कोल रिजर्व्स हैं, और यहाँ के जो मेन कोल डिपॉजिट्स है वो आपके सिंगरौली बेसिन, मुहापानी, सतपुड़ा, सुहागपुर और पेंच कान्हा का जो इलाका है यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में भाई हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपका इंडिया का 6% का कोल है उसको प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिजर्व्स इनके पास में है टोटल 11%। कोल डिपॉजिट्स वेस्ट बंगाल के अप्लाई करते हैं बांकुड़ा, बर्धमान, बीरभूम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोल रिजर्व ऑफ माइनिंग कोल फील्ड वेस्ट बंगाल की है रानीगंज। ठीक है, दिस वन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। तो भाई महाराष्ट्र के पास में सिर्फ है 3% के टोटल रिजर्व, लेकिन प्रोडक्शन करते हैं ये 9%, है ना। मेन कोल डिपॉजिट्स आ जाते हैं वर्धा वैली में, नागपुर में कामठी कोल फील्ड है, और यवतमाल जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भाई हमारे अलग अलग पॉइंट्स पे आपको कोल के माइनिंग सेंटर्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश।
तो भाई 7% जो हमारा कोल के रिजर्व्स हैं इंडिया में, वो आंध्र प्रदेश में अकेले पाए जाते हैं। इनके जो मेन कोल डिपॉजिट्स हैं वो आपके गोदावरी वैली में मिलेंगे। तो ये थी भाई हमारी कहानी पूरी कोल की। इसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पेट्रोलियम। तो देखो भाई, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आ जाते हैं। पेट्रोलियम एक लिक्विड मिक्सचर होता है जिससे हम गैसोलीन, डीजल फ्यूल और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये हमें मिलता है अंडरग्राउंड। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल या सिंपली ऑयल के नाम से भी रेफर करते हैं। अब ये क्रूड ऑयल कैसे बनता है? क्रूड ऑयल आपका ऑब्टेन किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक से ऑफ मैराइन ओरिजिन, है ना। जो मेरीन ओरिजिन की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके अंदर ही भाई हमारा फॉसिल्स होते हैं। उन्हीं फॉसिल से हम क्या निकालते हैं? क्रूड ऑयल निकालते हैं। सारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है लेकिन उनके अंदर में क्रूड ऑयल नहीं पाया जाता, है ना। और नॉर्मली ये जो जगह होती है उसके फॉर्मेशन की, वहां पर नहीं पाया जाता, ये आपका इधर उधर पाया जाता है। पानी से हल्का होता है भाई ये, तो क्रूड ऑयल भाई गैस के साथ में पाया जाता है, और ये वाटर के सरफेस के ऊपर थोड़ा आपको दिखेगा। नॉर्मली जो ड्रिलिंग वगैरह करते हैं उनको दिखेगा, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा पेट्रोलियम। वही दूसरा ऐसा, इसी के फर्दर अगर हम बात करेंगे, हाँ इसी की बात कर रहे थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे इसी में नेचुरल गैस, अगर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस आपका मिक्सचर होता है गैसेस का, है ना। जिसमें से मेजरली जो आपकी गैस होती है वो होती है मीथेन। मीथेन प्राइमरी होती है। नेचुरल गैस को सिंपली हम गैस नाम से भी रेफर करते हैं। ये भी आपके पेट्रोलियम की ही तरह नीचे पाई जाती है, अंडरग्राउंड पाई जाती है, और ये होती है भाई कंबस्टिबल। कंबस्टिबल होती है मतलब भाई ये क्या करती है? ये आपकी जलती है, जलने पर एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है। अब ये जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल फ्यूल, asphalt बेस, फ्यूल ऑयल्स, हीटिंग ऑयल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम नैफ्था, ये सब आपकी ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरीज में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म समझना होगा, वो होगा ऑफशोर और ऑनशोर ड्रिलिंग। तो देखो भाई, ऑयल तो हमारा अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है, और कई बार उसकी जो लोकेशन है वो अंडर वाटर भी होती है। लेकिन ओशन के सरफेस से अगर हम ऑयल को निकाल रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जमीन पे तो आप आराम से ऑयल के वेल एस्टेब्लिश कर सकते हो, ड्रिलिंग वेल बना सकते हो। लेकिन ऑयल ओशन के सरफेस पे ऑयल को एक्सप्लोर करना, एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है या फिक्स्ड प्लेटफॉर्म होता है, वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑफशोर ड्रिलिंग हमारी वो ड्रिलिंग होती है जब हम ऑयल को सी बेड से निकालते हैं, समुद्र के सरफेस से निकालते हैं, है ना। जबकि ऑनशोर ड्रिलिंग आपकी वो ड्रिलिंग होती है जब हम पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल वगैरह को कहाँ से निकालते हैं? हम लैंड से निकालते हैं, ठीक है। तो ऑफशोर और ऑफशोर ड्रिलिंग आपकी सिर्फ ऑयल के लिए ही नहीं, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज की जाती है। फिर स्टेट्स और उनके परसेंटेज की बात करें अगर हम पेट्रोलियम की, तो मुंबई हाई का जो इलाका है भाई, ये आपका पूरे देश का 65 प्रोड्यूस करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। गुजरात का जो भाई हमारा इलाका है ये करता है 18%। असम का जो इलाका है वो करता है 16%। तमिलनाडु 1.19%। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भाई 0.93 एंड 0.23% करते हैं। तो इसमें सबसे पहले भाई हमारी आती है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर फील्ड्स। वेस्टर्न कोस्ट की जो हमारी ऑफशोर फील्ड्स है उनकी हम बात करेंगे, तो इनमें सॉरी यहाँ से काउंट करेंगे हम। तो इसमें भाई सबसे पहले हमारी आ जाती है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड। ये लार्जेस्ट पेट्रोलियम, मुंबई हाई कहा जाता है इसे, लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑयल फील्ड है, यानी कि हमारे देश का 65% टोटल प्रोडक्शन जो है क्रूड ऑयल का वो यहाँ से जाता है। ये आपकी बॉम्बे से तकरीबन 176 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ सिचुएटेड है। दूसरा आ जाती है बसेन, आपकी आ जाती है बसेन, यहाँ पर आ जाती है। बसेन ऑयल फील्ड है ये भाई आपके बॉम्बे यानी कि मुंबई हाई के थोड़ा सा साउथ में लाई करती है। और उसके बाद आलियाबेट आ जाती है। आलियाबेट है आपकी ये ऊपर की तरफ पड़ जाती है, ये भावनगर से थोड़ा 45 किलोमीटर थोड़ा दूर की तरफ पड़ जाती है। तो ये तीनों भाई हमारी आ जाती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड, ऑफशोर है ना। और उसके बाद आती है गुजरात कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट में भाई सबसे पहले आता है भाई हमारा अंकलेश्वर, ठीक है। अंकलेश्वर आपका लाया करता है भरूच में। भरूच नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां लाया करता है। 30 स्क्वायर किलोमीटर का भाई हमारा एरिया है।
यहाँ पर काफी ऑयल पाया जाता है, गैसोलीन, केरोसिन वगैरह सब कुछ पाया जाता है। इस एरिया का जो क्रूड ऑयल है वो भेजा जाता है कोयाली, कोयाली पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वहां भेजा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई हमारा कैम्बे और लोनी रीजन। कैम्बे और जो लोनी रीजन है भाई हमारा थोड़ा ऊपर के साइड का हो गया यहाँ पर। ये जो एरिया है ये आपका वडोदरा के पास में पड़ता है। यहाँ का जो ऑयल है वो थोड़ा लाइट आता है और उसके अंदर में सल्फर कंटेंट पाया जाता है 0.1 से भी कम। फिर आता है अहमदाबाद और कलोल रीजन। तो भाई अहमदाबाद और जो कलोल का रीजन है, यहाँ का जो क्रूड ऑयल है ये आपका बेसिकली पड़ता है ये खम्बट में, गल्फ ऑफ खम्बट में। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे कह लो या खम्बट कह लो, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में लाई करता है ये। ठीक है, अहमदाबाद के पास में है। और यहाँ आपके एरियाज लाई करते हैं महसाना, कलोल हो गया, और ये अहमदाबाद से 25 किलोमीटर के आसपास सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है इस रीजन। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली में जनरली आपका जो है वो ऑनशोर ड्रिलिंग की जाती है। यहाँ पर आती है दिग्बोई ऑयल फील्ड। दिग्बोई आपकी 15 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड्स ऑफ द कंट्री। सेकंड नाहरकटिया, थोड़ा सा उसके साउथ में है। नाहरकटिया बेसिकली 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट में आ जाती है दिग्बोई के। यहाँ का जो क्रूड ऑयल है वो आपकी नूना माटी, न्यू बोंगाईगांव और बरौनी यानी कि बिहार तक बेची जाती है। उसके बाद सबसे लास्ट में ईस्टर्न कोस्ट ऑयल फील्ड्स आ जाती हैं। जो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो आपके मेरीन डेल्टा रीजन, ये जो पूरा डेल्टा वाला रीजन है ना, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, यहाँ के रीजन्स में आपका पाया जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल रिजर्व्स में से, अगर हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो 75% जो है वो आपका ज्यादा बॉम्बे हाई एंड पसेन। ठीक है, इतना ये प्रोड्यूस करते हैं। 12% भाई हमारा गुजरात कोस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश भाई हमारा करता है 7% और असम करता है भाई 6%। बॉम्बे हाई के साथ साथ अंकलेश्वर और गल्फ ऑफ खम्बट गुजरात में है। गोदावरी और कृष्णा बेसिन्स हैं। थंजावुर और सिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु की, यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास में भी क्या होता है भाई, आपकी ड्रिलिंग की जाती है राजस्थान में, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में, और पंजाब में फिरोजपुर में ड्रिलिंग की जाती है। सबसे लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वही भाई हमारे देश में एक्सप्लोर करती है, प्रोडक्शन करती है ऑयल का, नेचुरल गैस का, इंक्लूडिंग LNG, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, उसकी रिफाइनिंग, उनकी मार्केटिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनको मंगाना, उनको भेजना, और उनका कंजर्वेशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहता है, ये सब इनके हाथ में ही रहता है। तो दो और नेशनल कंपनीज आ जाती हैं, NOCs आ जाती हैं। एक आ जाती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, और दूसरी आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ये आपके प्राइवेट, और इनके साथ में ये नेशनल कंपनीज आ जाती है, PSUs आ जाती है। इनके साथ में बहुत सारी प्राइवेट और जॉइंट वेंचर कंपनीज भी हैं जो ऑयल के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में हाथ बटाती है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का आफ्टर USA एंड चाइना, और हमारा जो मेजर आपका ऑयल है वो ईरान एंड रशिया, फिर USA वगैरह से आता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमारा 90% सिलेबस जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का खत्म हो चुका है। अब आपका एक मेजर टॉपिक बचता है, दैट इज क्लाइमेट एंड मॉनसून। लेकिन क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा पहले, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने के बाद में, क्योंकि क्लाइमेट एंड मॉनसून थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। ये इतना टेक्निकल चैप्टर है कि भाई इसमें ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जो आपको नॉर्मली समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम एक चैप्टर्स को कवर करेंगे, लाइक हम अर्थ और यूनिवर्स को कवर करेंगे, है ना। अर्थ और यूनिवर्स को करने के बाद में हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, वर्ल्ड लेवल की जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके मतलब कि क्लाइमेटोलॉजी के बाद में आपको मैं क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया वाला करा दूँ। ठीक है, तो इसके बाद में आपको जो चैप्टर आएगा वो क्लाइमेटोलॉजी आएगा, उसके बाद में क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया, एंड देन हार्डली भाई आपके 7-8 बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, उनको अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो ये 15-20 आपके लेक्चर समझ लीजिए। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस डन हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये सीरीज आप लोगों को काफी ज्यादा अपील कर रही होगी, आपके सेंसेस को एकदम से अलग ही लेवल दे रही होगी कि भाई किस तरीके से, कितना कंसाइज तरीके से पढ़ाया जाता है डिफेंस उस्ताद पे, है ना।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई आने वाला जो CAPF है ना, जो हमारा 4 अगस्त को होगा, वो CAPF के लिए हम 4 महीने का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, दोनों पेपर्स के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। दोनों के लिए कोर्स आएगा मार्च के 1 या फिर 10 मार्च के आसपास आसपास आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। 15 से 20 डेज तकरीबन उसका जो है रजिस्ट्रेशन चलेगा। सारी डिटेल्स जो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सारे चैनल्स पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद टू यू।